चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपने होमवर्क तो कर लिया है, बड़ी अच्छी बात है। नया टॉपिक उठाते हैं। कैश बुक के बारे में बात करनी है हमें। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स, प्रिंसिपल बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स। अगर मैं प्रिंसिपल बुक्स की बात करूं तो सबसे पहली है लेजर और दूसरी है कैश बुक। और अगर मैं सब्सिडियरी बुक्स की बात करूं तो सबसे पहली है कैश बुक। तो कैश बुक अपने आप में प्रिंसिपल बुक भी है और सब्सिडियरी बुक भी है। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस के लिए, कि कैश बुक इकलौती ऐसी बुक है जो प्रिंसिपल भी है और सब्सिडियरी बुक भी है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि कैश बुक ऐसा क्यों है कि इसको दोनों बुक्स कहा जाता है। क्योंकि कैश बुक का जो टोटल है वो कहीं पोस्ट नहीं होता, अलग से कैश अकाउंट नहीं बनता, अलग से बैंक अकाउंट नहीं बनता। कैश बुक में कैश कॉलम ही कैश अकाउंट है और बैंक कॉलम ही बैंक अकाउंट है। डिस्काउंट कॉलम का अकाउंट बनता है अलग से। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में लिखा भी था, डिस्कस किया भी था हमने। तो आज हमने कैश बुक बनानी सीखनी है कि भैया कैश बुक क्या है, कैसे बनाई जाती है, तो उसके बारे में हमने बात करनी है। कैश बुक का भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है पेपर में कैश बुक आने की, क्योंकि आईसीआई के पास आपसे पूछने के लिए और मुश्किल चीजें बहुत है। तो इसीलिए आईसीआई आपसे कैश बुक कम प्रोबेबिलिटी है पूछता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, 20-25% चांसेस हैं कि ये भी आ जाए। तो हमें तो ध्यान तो रखना ही है ना भैया एक बारी के लिए। हमें वैसे भी पूरी 11वीं याद थोड़ी है, तो हमें एक बार तो बनानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो लिखेंगे कैश, नोट्स लिखने के लिए है कुछ, लिखो कैश ट्रांजैक्शंस आर straight away recorded in the cash book are straight away recorded in the cash book and on the basis of such a record ledger accounts are prepared. Therefore the cash book is a subsidiary book. फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे बट द कैश बुक itself cash book itself serves as the cash account and the bank account, comma
The balances are entered in the trial balance directly. The cash book therefore is part of the ledger also. The cash book therefore is part of the ledger also. Hence, it has also to be treated as the principal book. The cash book is thus both a subsidiary book and a प्रिंसिपल बुक। फुल स्टॉप। इतना जितना लिखा है ना एक बारी के लिए इसे रीड करो अभी के अभी और मतलब समझने की कोशिश करेंगे, फिर इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, करो रीड फटाफट। ठीक है, क्या समझ में आया? देखो, हम सब्सिडरी बुक में एंट्री करते हैं और दो जगह एंट्रियां जाती हैं, एक अलग अकाउंट में एक अलग अकाउंट में। लेकिन जब हम कैश बुक में एंट्री करते हैं तो सिर्फ एक ही जगह जाती है, कैश अकाउंट में नहीं जाती है। कैश बुक इन इटसेल्फ इज वर्किंग एज अ कैश अकाउंट, तो अलग से हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए अभी आप जब अपनी पढ़ाई करोगे आगे आने वाले समय में, जैसे कंपनी अकाउंट्स करोगे, तो उसमें कई बार ऐसा होगा कि आपसे जर्नल एंट्री मांगी जाएगी और आपसे अलग से लिखा जाएगा गिव कैश और बैंक की एंट्रीज एज वेल। बच्चा मेरे से हमेशा पूछता है, सर ये अलग से क्यों लिखते हैं कि कैश और बैंक की एंट्रियां भी लिखो? क्योंकि जनरली कैश और बैंक की एंट्रियां होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि कैश अकाउंट अलग से नहीं बन रहा होता, सब्सिडरी बुक ही बन रही होती। तो अब आप सोचो ना कि कैश और बैंक दोनों के लिए अलग लेजर अकाउंट नहीं बन रहा, इसीलिए कैश बुक ही प्रिंसिपल है और सब्सिडियरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, याद रखना है इसको। चाहे 2 नंबर का ट्रू फॉल्स आ जाए, चाहे 4 नंबर का शॉर्ट नोट आ जाए। 2 नंबर का ट्रू फॉल्स आएगा तो आप ट्रू या फॉल्स लिख के रीजन लिख दोगे, इसी में से 2 लाइनें उठा के। 4 नंबर का शॉर्ट नोट आएगा तो ये पूरा पैराग्राफ ऐसे का ऐसे ही लिखना। फिर ऑब्वियसली रट के तो जाओगे नहीं, समझ के जाओगे, तो पैराफ्रेज कर देना इसे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट हेडिंग, काइंड्स ऑफ कैश बुक। क्या लगता है कितने टाइप की कैश बुक होती है? 3। और कोई जवाब? कितने टाइप की कैश बुक होती है? नहीं पता? नहीं पता, इसने कहा है 3, तुम्हें पता है? नहीं, नहीं, 2, कुल मिलाकर होती है 4। कितने टाइप की?
4। अब एक होती है सिंपल कैश बुक, आप इसे सिंगल कॉलम भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी होती है 2 कॉलम कैश बुक। तीसरी होती है 3 कॉलम कैश बुक। चौथी कौन सी होगी? 4 कॉलम है। मेरे को पता था मैं पूछूंगा तो तुम में से कोई ना कोई ये जवाब जरूर देगा। नहीं, चौथी होती है इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड या पेटी कैश बुक। पेटी बोलते हैं ज्यादा इसे, पेटी कैश बुक। किसी को पता है इम्प्रेस्ड होता क्या? नहीं, मतलब मैं सीरियसली पूछना चाहता हूँ, 11वीं में एब्सेंट माइंडेड थे कि 11वीं में सर पढ़ा था बट वो वैलिडिटी छोटी थी उसकी, अब भूल गए हैं सब कुछ। शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ हाँ बिल्कुल, पोस्टेज कन्वेंस। हाँ जी, आप कुछ? अच्छा ठीक है, तो इम्प्रेस्ड और पैटी क्लियर है। तो ये कैश बुक्स हमने बनानी सीखनी है, एक एक करके करेंगे। आई एम टेलिंग यू दिस इज लाइक वेरी इजी हमारे लिए। हम जब मैं जब तुमसे पूछता हूं ना कि ये कितना है, वो कितना है, ये कितना है, तो तुम्हें नहीं याद आता, तो तुम्हें लगता है हाय हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब हम करना शुरू करेंगे योर मेमोरीज विल कम बैक। नाउ सिंपल कैश बुक इज नथिंग बट अ कैश अकाउंट। कैश आएगा डेबिट साइड पे जाएंगे, जाएगा तो क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। दैट्स इट, सिंपल है। उसको कितने ही क्वेश्चन करा लूंगा मैं तुम लोगों को। 11वीं 12वीं करके आया हो ना कॉमर्स, ढंग के पढ़ के आया थोड़ी बहुत ही, ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहा मैं तुमसे, ठीक है। तो पहली हेडिंग बनाएंगे सिंपल कैश बुक। बेटा देखो, जिस चीज पे जितना टाइम खर्च करना चाहिए हम उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्स हमारे पास अच्छा खासा होता है। तो सिंपल कैश बुक लिखेंगे सच अ कैश बुक अपीयर्स लाइक an ordinary account, comma with one amount column on each side। कितने साइड होते हैं एक लेजर अकाउंट के? 2। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। तो यहां पे फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे द लेफ्ट हैंड साइड records receipts of cash and the right hand side the payments। जो राइट हैंड साइड है वो किसके लिए है? पेमेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखो, बैलेंसिंग तो आती है ना लेजर की, वो तो नहीं सिखाने की जरूरत कि अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो जो डिफरेंस है वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके लिख देंगे। ये सब तो बताइए, ठीक है। आओ आपकी बुक्स खोलते हैं। अच्छा ये लॉ खुला हुआ है मेरे लिए, चलो बढ़िया हो गया। अकाउंट्स, ये मॉड्यूल 1, इसमें चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, और इसमें यूनिट 5 कर रहे हैं। बच्चों घबराना नहीं है। पहली बात,
अगर आपके दिमाग में आ रही है बात कि सर चैप्टर नंबर 1 हो गया है क्या, नहीं हमने छुआ भी नहीं। फिर दूसरी बात, सर चैप्टर नंबर 2 में आपने अभी कैश बुक शुरू कराया तो पहले 4 यूनिट हो गए हैं क्या, नहीं। मैंने यूनिट 1 छुआ नहीं है, 2 छुआ नहीं है, 3 नहीं छुआ है, मैंने सिर्फ अभी इनको क्या कराया, यूनिट 4 सब्सिडरी बुक्स। तो आपके आने से पहले 3 क्लासें हुई हैं, है ना, दो क्लास में हमने क्या किया, सब्सिडियरी बुक्स, और अभी हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक। मैंने इनको बता दिया था कि जर्नल एंट्रीज लेजर मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बेसिक्स हैं अकाउंट्स के, ठीक है। ट्रायल बैलेंस मैं कराऊंगा लेकिन पेपर्स के पास, जब पेपर्स नजदीक होंगे ना लास्ट में, तो मैं थ्योरी भी कराऊंगा और ट्रायल बैलेंस भी करा दूंगा, ठीक है, एक बारी के लिए। अभी हम अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, सब्सिडरी बुक कर रहे हैं, फिर कैश बुक कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो अभी हम कैश बुक पे ध्यान दे रहे हैं। कैश बुक में देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 2.106 पे है। क्या कह रहे हैं आपसे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल कैश बुक। अच्छा, जनवरी 1 को आपके पास 1200 रुपए का कैश इन हैंड है, इसे आप कौन से साइड पे दिखाएंगे कैश बुक में, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर रिसीव्ड फ्रॉम राम है, 300 रुपए आपने प्राप्त किए, किस साइड रिकॉर्ड करेंगे इसे, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट में क्या लिखेंगे, टू राम, कितने रुपए, 300 रुपए। आपके पास पहले के 1200 थे, 300 और आ गए, कितने हो गए, 1500। नेक्स्ट क्या है, 7 तारीख को क्या किया आपने, रेंट पे किया, कितने रुपए, 30 रुपए। पता नहीं कौन सी जगह 30 रुपए के रेंट पे मिल रही है, मैं तो ये भी नहीं कह सकता झुग्गी में रह रहा होगा, क्योंकि झुग्गी का रेंट भी 30 रुपए से ज्यादा होगा आज की डेट में मेरे हिसाब से। तो चलो, पेड रेंट, तो ये किस तरफ जाएगा कैश बुक के, क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय रेंट 30 रुपए। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो पैसे आए हैं, डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू सेल्स। फिर पेड टू श्याम, पैसे चले गए, क्रेडिट साइड पे बाय श्याम। परचेस्ड फर्नीचर, बाय फर्नीचर, क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं तो बाय बोलना सेम पॉइंट है ना, तो अगर मैं कह रहा हूं, सीधा कह रहा हूं बाय फर्नीचर, तो इज इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के क्रेडिट साइड पे जाएगा। फिर पेड सैलरीज, फिर क्या होगा, बाय सैलरी। और रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड फॉर जनवरी, ये आएगा कैश बुक में। कैश बुक में तो तभी एंट्री आती है जब कैश आ रहा हो या जा रहा हो, रेंट ड्यू हुआ है, पे थोड़ी किया है, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इस तरह हमारी एक सिंपल कैश बुक बन जाती है। देखो, अभी सिंपली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे मांगी ही कैश बुक है, ठीक है, तो अगर कुछ नहीं बोला है तो भी हम कैश ही मान लेंगे। लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कैश बुक में कैश कॉलम भी बनाना है और बैंक कॉलम भी बनाना है, वहां आपका सवाल ज्यादा मायने रखता होगा, ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि हम बना ही कैश बुक रहे हैं। जब कैश बुक और पास बैंक दोनों बनाने होंगे ना, तब प्रॉब्लम आएगी हमें, तो उस केस में भी हम यही अज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो हमारी अजम्पशन चेंज होती जाएगी। यूजुअली हम 11वीं 12वीं में अज्यूम करते थे कि कैश, लेकिन अब से हम अज्यूम करा करेंगे बैंक, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी यूजुअली पेमेंट कहां से होती है, बैंक। मोदी जी को भी कौन सा कैश पसंद है क्या, क्या लगता है, डिमोनेटाइजेशन क्यों कर दी थी उन्होंने, क्या चाहते हैं मोदी जी, बताओ जरा, कि तुम लोग कैश में धंधा करो या बैंक से, बैंक से। वैसे एक बात बताओ, क्यों मोदी जी को क्या फर्क पड़ रहा है, तुम कैश से कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक मनी आएगी। ब्लैक मनी से क्या चीज होती है, टैक्सेस की चोरी होती है ना। तो अकाउंटिंग में भी ऑन अ जनरल नोट जब कुछ नहीं लिखा तो हम बैंक मानेंगे, ठीक। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन। आगे बढ़े, ये एक बारी आंसर देख लो इसका, सिंपल सा एक कैश बुक है जो एक तरह से कैश अकाउंट ही है ना। अच्छा, कॉलम्स पे ध्यान देना, डेट है, रिसीट्स लिखा हुआ है, फिर साइड में लेजर फोलियो अमाउंट, फिर डेट, फिर पेमेंट्स, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, ठीक। तो क्या सिंपल कैश बुक बना पाएंगे आप,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने करवाया नहीं है आपको क्वेश्चन क्योंकि ये लायक नहीं है करने के, ठीक है ना। चलो आओ नेक्स्ट। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक लिखेंगे इफ along with column for amount to record cash receipts and cash payments, to record cash receipts and cash payments another column is added to each side to record cash discount allowed or the discount received। ठीक है, मतलब कैश कॉलम के साथ कौन सा कॉलम आ गया, डिस्काउंट कॉलम। लेकिन इसमें एक चॉइस भी है, डबल कॉलम कैश बुक में कैश तो पक्का है और दूसरा डिस्काउंट आ सकता है या फिर बैंक आ सकता है। मतलब डबल कॉलम कैश बुक में ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैश के साथ डिस्काउंट ही आएगा या कैश के साथ बैंक ही आएगा, ये हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि हमें कौन सा करना है। तो यहां पे कंटिन्यू करेंगे डिस्काउंट रिसीव के बाद, कॉमा और a column on the debit side showing bank receipts and another column on the credit side showing payments through bank, full stop, it is a double column cash book। ठीक है, अब नीचे एक नोट लिखेंगे, it should be noted that discount columns are not balanced, they are
मियरली टोटल। ये जो नोट है ये लिख लो, समझाऊंगा मैं क्वेश्चन करते हुए, ठीक है? बस इसको लिख लो अभी। आओ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। पढ़ो जरा क्या लिखा है। गणेश commenced business on 1st April with 2000 as capital. He has the following cash transactions in the month of April 2022। पूरी टेबल पढ़ लेंगे बाद में। नीचे क्या लिखा है, मेक आउट द 2 column कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। तो डबल कॉलम कैश बुक में हमें कौन सा बनाना है, कैश और डिस्काउंट या कैश और बैंक? कैश और डिस्काउंट। तो ये वाला हम करते हैं अभी क्वेश्चन, ठीक है? चलो तो फॉर्मेट बना लेता हूं मैं इसका। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, पेज नंबर 2.108 है। ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो रहा। बना हम रहे हैं कैश बुक, एक कॉलम डेट का, एक कॉलम रिसीट्स का, फिर 2 कॉलम बन जाएंगे, एक डिस्काउंट का और एक अमाउंट का। अमाउंट माने कैश। मैंने लेजर फोलियो नहीं बनाया है, बुक में लेजर फोलियो बना रखा है हर फॉर्मेट में। आप पेपर में ना बनाओ तो चलता है। LF का जो कॉलम है ना, एम ही है, बेकार होता है, कोई फायदा नहीं। तो यहां पे डेट, पेमेंट्स, फिर डिस्काउंट, अमाउंट। अब क्वेश्चन की शुरुआत में ही कहा है कि 1 अप्रैल 2022 को उसने 2000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया। देखो यही लिखा है ना, 1 अप्रैल 2022। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं डेबिट साइड पे, 1 अप्रैल 2022 को टू कैपिटल कितने रुपए, 2000 रुपए। तो उसने अपना धंधा शुरू किया, 2000 रुपए उसने बिजनेस में लगाए, तो कैपिटल बोलेंगे उसे। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश 250 रुपए, यानी हमने 1 अप्रैल को ही 250 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो यहां पे 1 अप्रैल बाय फर्नीचर 250। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट वो कह रहा है कि 2 अप्रैल को मैंने गुड्स परचेज करी हैं 500 रुपए की। तो यहां पे 2 अप्रैल को बाय परचेजेस 500 रुपए। यहां पे लिखा है ना परचेज गुड्स, तो 500 रुपए का सामान मैंने खरीदा। फिर यहां कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो 950 रुपए का सामान हमने बेच दिया है। तो ये मेरे पास पैसा आया होगा, तो मैंने 4 अप्रैल को डेबिट साइड में लिखना है, टू सेल्स 950 रुपए। फिर आगे वो कह रहे हैं पेड कैश टू राम मोहन 560 रुपए। 5 तारीख को पेड कैश टू राम मोहन 560 रुपए, और उसी के नीचे लिखा है ही अलाउड डिस्काउंट कितने रुपए, 10 रुपए। तो उसने 10 रुपए का डिस्काउंट भी अलाउ किया। तो 5 अप्रैल को क्या लिखेंगे, बाय राम मोहन, इसने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया और 560 रुपए हमने इसे पे किए हैं।
क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600 और हमने कितना डिस्काउंट दिया? 20 रुपए। तो 6 तारीख को टू कृष्णा एंड कंपनी, हम सीधा कृष्णा ही लिख देते हैं। 20 रुपए का डिस्काउंट दिया हमने और उसने कितने रुपए दिए हमारे? 600। फिर यहां पे देखिए 7 अप्रैल को पेटी एक्सपेंसेस 15 रुपए के आपने पे किए हैं, तो यहां पे 7 अप्रैल को बाय पेटी एक्सपेंसेस 15 रुपए। फिर उसके बाद 8 अप्रैल को कैश परचेज है 150 की, तो ये भी पेमेंट है बाय परचेजेस 150। यहां तक सब मेरे साथ हैं? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दे रहे हैं? हाँ जी। सॉरी करुण, मैंने तेरा मैसेज ही नहीं पढ़ा यार, अब मैंने देखा और अपूर्वा ने बता भी दिया, तो थैंक यू अपूर्वा। एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस। तो कैश परचेजेस हो गया। अब 13 को देखो लेबर दी है 1000 रुपए की, तो ये भी तो पेमेंट है। 13 अप्रैल को क्या लिखेंगे? बाय लेबर ₹1000। और फिर वो क्या कह रहे हैं? पेड अली एंड सन्स 400 और उन्होंने डिस्काउंट दिया है 8 रुपए का। तो यहां पे अच्छा डेट क्या थी, मैं देखी नहीं। अली एंड सन्स वाली क्या डेट है? सेम डेट है, 13 ही है। पेड अली एंड सन्स 8 रुपए और पैसे कितने दिए? 400। तो क्या मेरी सारी ट्रांजैक्शंस आ गई? अब ध्यान देना है, सबसे पहले हम डिस्काउंट कॉलम की तरफ देखते हैं। डेबिट साइड में कितना है और क्रेडिट साइड में 18। कुछ नहीं करना, 20 टोटल 18 टोटल। आप कहोगे सर ये तो मैच नहीं कर रहा, मैं कहूंगा हाँ नहीं कर रहा, करने की जरूरत भी नहीं है। आपको नीचे नोट लिखवाया था मैंने, वो नोट पढ़िए जरा एक बारी। क्या नोट लिखा था? हमने नोट लिखा था इट शुड बी नोटेड दैट डिस्काउंट कॉलम्स आर नॉट बैलेंस्ड। इनका आप कहोगे सर क्रेडिट साइड पे 2 रुपए बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है। नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सर ऐसा क्यों, हम इसको बैलेंस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो कैश बुक का टोटल है वो एक अलग लेजर अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, उसमें पोस्ट किया जाएगा। ये अकाउंट बैलेंस होगा ना। और जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो डिस्काउंट रिसीव्ड नाम से अकाउंट है, वहां पोस्ट किया जाएगा, वहां बैलेंस होगा ये, वहां इसे पीएनएल में डाला जाएगा, यहां पीएनएल से डाला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो डिस्काउंट कॉलम टोटल करते हैं, बैलेंस नहीं। समझ में आई? लेकिन क्या कैश वाले के साथ भी ऐसा करेंगे? नहीं, वहां तो बैलेंसिंग फिगर निकालनी, क्योंकि कैश कॉलम के लिए अलग से कैश अकाउंट बन रहा है कि नहीं बन रहा? नहीं बन रहा। दैट इज वाई कैश बुक इज अ
प्रिंसिपल बुक एज वेल एज सब्सिडियरी बुक। ठीक है ना? ठीक है सर। आज थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड सा लग रहा है मुझे किसी है। मैं भी बोलने ही वाला था कि गर्लफ्रेंड की याद आ रही है क्या, तो लॉ वाले सर ने क्या छेड़ दिया फिर है? वो डेली तुझे ही छेड़ते हैं और किसी को? तेरी गर्लफ्रेंड है फिर भी तुझे ही, ये तो बुरी बात है यार, है कि नहीं? अब तुझे इस बात का दुख होता है कि गर्लफ्रेंड है नहीं फिर भी छेड़ रहे हैं। चलो यार मैं पंगे नहीं लेता है, लॉ वाले सर तो ले ही रहे हैं, फिर बेचारा हमारे खिलाफ केस कर देगा। आओ इधर देखो, अब देखो डेबिट साइड का टोटल करते हैं, कितना है? 2000 रुपए, 950 और 600, 3550। बाय द वे कैलकुलेटर ले आना, कैलकुलेटर अलाउड है ये तो पता है ना आपसे, बीकॉम सीए सब जगह आप कैलकुलेटर अलाउड है, खरीद लो और क्लास में लाया करो, अकाउंट्स की क्लास में खास करके। अच्छा इधर का टोटल देख के मेरे को यहाँ पे, अप्रैल में कितने दिन होते हैं आखिरी में? 30 के 31? 30th अप्रैल होता है ना? क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस सीडी, यहां पे भी कितना आना चाहिए? 3550। उसके लिए क्या बैलेंसिंग बचेगी? 250, 500, 560, 15, 150, 1000 और 400, 2875 टोटल है। तो 3550 में से माइनस किया तो 675 रुपए का बैलेंस बच रहा, 675 रुपीज। इज दैट ओके? ये लॉजिक समझ में आ गया डिस्काउंट कॉलम वाला? उसको तो नहीं बैलेंस कराओगे? पक्का? ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे हम 3 कॉलम कैश बुक की तरफ। बेटा सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन नहीं कराया, कोई नाराज तो नहीं हो गया मेरे से? हैं? सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन करवाऊंगा तो मेरे ख्याल से नाराज हो जाओगे तुम कि सर ये इतनी आसान चीज, बेसिक चीज सीए में कराओगे क्या? ठीक है ना? अभी हम ट्रिपल कॉलम यानी 3 कॉलम कैश बुक पे देख रहे हैं। लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक there are 2 columns for amounts to record cash and bank transactions and 1 column to record cash discount। इसके अंदर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्रीज। सुना है कभी कॉन्ट्रा एंट्रीज? कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं? एक अकाउंट के दोनों साइड में हो रही हैं, ऑब्वियसली कॉलम अलग अलग हो जाएगा। सो बेसिकली व्हेन वी विड्रॉ कैश फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट और वी डिपॉजिट कैश इनटू आवर बैंक अकाउंट, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री। ये बात पे ध्यान देना है एक तो। अच्छा दूसरी बात पे ध्यान देना है कि जब हमारे पास चेक रिसीव होता है, अब बड़ी सिंपल सी बात सोचो, भव्य आपका नाम है, मान लो भव्य ने मुझे चेक दिया 5000 रुपये, कह रहा है सर फीस ले लो,
मेरी रजिस्ट्रेशन कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई। अब इसने मुझे चेक दे दिया, तो क्या मैंने चेक उसी दिन, मतलब इससे चेक लिया, थैंक यू बोला, बैंक चला गया जमा कराने? ऐसा होता होगा? नहीं। हमारे पास भी अब अगर आप, बच्चे सारे दिन में पेमेंट देते हैं, कोई कैश देता है कोई चेक देता है, तो जो चेक देता है वो सारे दिन के इकट्ठे होते हैं, फिर अगले दिन में बैंक में जमा कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सही नहीं होगा कि जैसे ही बच्चे ने चेक दिया मैं एंट्री कर दूं बैंक अकाउंट डेबिट टू भव्य या बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस। तो इसलिए हमने ये समझना रिकॉर्ड कैसे किया जाता है इसे। अब देखो टेक्निकली रिकॉर्ड कैसे किया जाना चाहिए। जैसे ही भव्य मुझे चेक दे, मैं एक अकाउंट बनाऊंगा अलग से जिसका नाम होगा चेक्स इन हैंड। क्या बनाऊंगा? चेक्स इन हैंड। तो जैसे इसने मुझे चेक दिया, मैं बोलूंगा चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू फीस या टू भव्य। बात समझ में आई? और फिर जब मैं वो चेक बैंक में जमा करा दूंगा तो मेरा बैंक डेबिट हो जाएगा और चेक्स इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। चेक्स इन हैंड खत्म हो गया ना? तो हमने एक एक्स्ट्रा अकाउंट कौन सा बनाया? चेक्स इन हैंड। लेकिन रियल लाइफ में और बुक्स में यूजुअली क्या होता है, जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन रही होती है, कौन सी वाली? ट्रिपल 3 कॉलम कैश बुक बन रही होती है, तो जब भी हमें चेक प्राप्त होता है हम उसके लिए अलग से चेक्स इन हैंड अकाउंट नहीं बनाते, हम उसे कैश में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? सर चेक आ रहा है और आप उसे कैश में डाल रहे हो? हाँ बेटा, बैंक में तो गया नहीं, तो हमने चेक्स इन हैंड अकाउंट अलग से बनाने के बजाय उसे कैश में डाल दिया। और जब सर हम उसे बैंक में जमा करा देंगे तो फिर कॉन्ट्रा। समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब हम उसे बैंक में जमा करा देंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप देखो दोनों ऑप्शन है, चेक्स इन हैंड भी है और कैश भी है, आंखें खुली रखनी है, क्वेश्चन में पढ़ना है क्या कह रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ही कह दिया उन्होंने कि भैया जब भी हमारे पास चेक आता है हम पहले उसे कैश कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं और फिर जब वो बैंक में जमा होता है तो हम कॉन्ट्रा पास करते हैं, तो आपको भी यही करना है। ठीक है, तो यहां मेन कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, ओरली लिखेंगे नहीं कुछ उसके बारे में, कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है ना? या लिखवाऊं? लिखवा दूं एक बारी कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में? चलो लिखो, नीचे एक बुलेट पॉइंट बनाएंगे, कॉन्ट्रा एंट्रीज लिखेंगे, इफ कैश is withdrawn from bank the amount is entered in the bank column on the payments side and also in the cash column on the receipt side। ठीक है, फुल स्टॉप लिखेंगे इन द रिवर्स केस। अब कैश विड्रॉ की जगह क्या हो रहा है? रिवर्स का मतलब क्या है? विड्रॉ था ना पहला, हमने पहले विड्रॉ के बारे में बात करी, अब हम कह रहे हैं रिवर्स हो रहा है, तो मतलब डिपॉजिट हो रहा है, तो लिखेंगे इन द रिवर्स केस of cash being deposited in the reverse case of cash being deposited in the bank
the amount is recorded in the bank column on the receipt side and in cash column on the payment side. फुल स्टॉप लिखेंगे अगेंस्ट सच एंट्रीज द लेटर सी should be written in the LF column. LF column कौन सा हो गया? लेजर फोलियो कॉलम, to indicate that these are contra transaction and अब एंड लिख के छोड़ दो एक सेकंड के लिए, बाकी की लाइन में अभी लिखवाऊंगा। यहां तक पहुंच जाओ फिर हम बात करते हैं। सब लोगों ने यहां तक लिख लिया हो तो बात करेंगे। हाँ जी करें। यार कॉन्ट्रा करने का फायदा क्या है? क्यों मैं सी लिख रहा हूं? क्यों आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है? क्या फायदा हो जाएगा इससे? व्हाट इज द यूज? हर चीज के पीछे एक पर्पस होता है ना। तो पर्पस क्या है कॉन्ट्रा को कॉन्ट्रा बोलने का? मतलब मैं क्यों लिखूं वहां सी एलएफ कॉलम में दोनों तरफ? व्हाट इज द यूज? ये सोचना ना हमें लॉजिकली। अब यहां पे देखेंगे बेटा, देखो बड़े ध्यान से सुनना। मैं ना जब सीएम में फाइनल की तैयारी कर रहा था, सीएम में फाइनल में और सीए फाइनल में भी होता है, टैक्सेशन सब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और टैक्स में क्या होता है, हर साल चेंजेस होते हैं, पता है? टैक्स हर साल बदलता है, बजट आता है नया, चेंजेस हो जाते हैं, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ना एक बारी सीएम में फाइनल की तैयारी कर रहा था, साथ में जब मैं जॉब करता था, तो भगवान ने नहीं चाहा कि मैं क्लियर करूं, फेल हो गया। अब फेल हो गया तो अगली बारी टैक्स दोबारा से पढ़ना पड़ा। तो मैंने डिफिकल्टीज नोटिस करी कि मेरे को ना टैक्स में दिक्कत आ रही है, जबकि मैं टैक्स पढ़ाता हूं बाय द वे। आप इंटर में आओगे तो मैं टैक्स पढ़ाऊंगा आपको, तो मतलब दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैं कहा इतना अच्छा लगता है मुझे टैक्स, मैंने इतनी बढ़िया तरीके से टैक्स पढ़ा हुआ है, फिर भी मुझे दिक्कत आ रही, मेरे क्वेश्चंस नहीं सही हो रहे, मेरे आंसर नहीं सही निकल रहे, प्रॉब्लम क्या है? फिर मैं अपनी, मेरी बड़ी बहन है, वो सीए है, 5 साल बड़ी है मुझसे, मैं उसके पास गया, मैंने कहा दीदी यार परेशान हो रहा हूँ यार। कह रही क्या हो गया? मैंने कहा टैक्स में ऐसे ऐसे देख, ये क्वेश्चन में ये गलती होगी, ये क्वेश्चन में ये गलती होगी, ये क्वेश्चन में ये गलती होगी। उसने मुझे पता क्या कहा? कह रहे चुपचाप एक टैक्स की क्लास ज्वाइन कर और शुरू से ऐसे पढ़ जैसे तूने कभी टैक्स पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों यार, मैंने तो पढ़ा हुआ है, मुझे तो अच्छे तरीके से आता है। तो मेरी बहन ने मुझसे ये कहा कि तुझे ब्रॉड टैक्स कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से आते हैं, बट बेसिक्स तेरे थोड़े बहुत हिले हुए हैं, जिनकी वजह से तेरी इमारत टिक नहीं पा रही है। जब तक वो बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे फायदा नहीं है। तो मैंने कहा बेसिक्स पढ़ लेता हूं। तो वो कहती है कि बेसिक्स कौन से क्लियर नहीं है ये थोड़ी पता तुझे, है कि नहीं? बेसिक्स कौन से क्लियर है ये थोड़ी पता तुझे, तुझे शुरू से पढ़ना है, हर एक चीज को दोबारा से करना है, बेस पूरा दोबारा से बनाना। मैंने कहा ठीक है, मैंने बात मानी, मैंने क्लास ज्वाइन करी। मैं कह रहा हूं कसम से बता रहा हूं, पहले 10 दिन तो मैं इतना बोर हुआ ना। पता क्यों बोर हुआ? सब तो आता है जो आप बता रहे हो, टीचर जो बता रहा है सब तो आता है। अगर मैं 5 मिनट अपने फोन में भी लग लूं ना, उसके बाद भी टीचर कुछ बता रहा होगा तो आई कुड रेजोनेट, ठीक है यार अब ये बात कर रहा है ना? लेकिन दैट इज द रेसिपी फॉर डिजास्टर। बीच बीच में आप फोन उठा लेते हो या बीच बीच में ध्यान कर देते हो, मैं कोई बेसिक बात बता रहा हूँ वो आपकी रह जाएगी, आपका बेस बेकार हो जाएगा, है ना?
तो अभी आपने क्या कोशिश करनी, अकाउंट्स आपने पढ़ी हुई है देखो 11वीं 12वीं में, और मेजर मेजर कॉन्सेप्ट आपको सारे याद है ना। कॉन्ट्रा एंट्री लगाते हैं ये याद होगा, क्यों लगाते हैं ये नहीं ध्यान है ना, ये बेसिक हमने क्लियर करना है। देखो अभी हमने एक कैश बुक बनाई, ये याद है। अच्छा, ये जो कैपिटल 2000 रुपए आए हैं, इसकी पोस्टिंग पता कहां होगी? कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में होगी ना पोस्टिंग। फिर सेल्स, इसकी पोस्टिंग कहां होगी? सेल्स अकाउंट में। इसकी पोस्टिंग कहां होगी? कृष्णा के अकाउंट में। ये फर्नीचर अकाउंट में जाएगा, ये परचेजेस में जाएगा, ये राम मोहन में जाएगा, ये पेटी एक्सपेंसेस में जाएगा, ये परचेजेस में जाएगा, ये लेबर में जाएगा, ये अली एंड सन्स में जाएगा। और ये जो डिस्काउंट के टोटल है ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, डिस्काउंट रिसीव्ड में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड में जाएगा। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो कहीं नहीं जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री किसी अकाउंट में नहीं जाएगी। काहे? क्योंकि एक तरफ एंट्री हो रही है बैंक और एक तरफ एंट्री हो रही है कैश, या एक तरफ एंट्री हो रही है कैश, एक तरफ एंट्री हो रही है बैंक। तो पोस्टिंग कौन सी जानी है? क्या कैश अकाउंट अलग से बन रहा है? नहीं। क्या बैंक अकाउंट अलग से बन रहा है? नहीं। तो दी ओनली रीजन ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज एंट्रीज एज सेपरेट इज, अब लिखेंगे जरा, इज एंड के आगे की भाषा आगे करेंगे, एंड यहां पे नो फर्दर posting is required for them। हमें और कोई पोस्टिंग करनी ही नहीं पड़ती, इसीलिए हम उन्हें मार्क कर लेते हैं, ताकि जब हम ऑन अ लार्जर स्केल पोस्टिंग कर रहे हो तो हमें एकदम से दिख जाए सी लिखा है, तो ये लेजर में तो जानी ही नहीं है। अब वही तो देखो, सी कौन से कॉलम में लिख रहे हैं? लेजर फोलियो। व्हाट इज लेजर फोलियो? लेजर का पेज नंबर जहां पे ये लेजर अकाउंट है। कॉन्ट्रा एंट्री लेजर में जा रही है? नहीं। तो वहां का कोई पेज नंबर लिखना है? नहीं। तो वो खाली जगह को भरने के लिए क्या लिख रहे हैं? सी फॉर कॉन्ट्रा। समझ में आई बेसिक आइडिया? आइए जरा इलस्ट्रेशन अगली पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। ये क्या कहेगा कभी? यहां पे देखो जरा, ये जो फुल स्टॉप के बाद चेक्स के बारे में बात लिखी है, ये क्या लिखी है? पढ़ के बताओ। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। फिर शाबाश, अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे ना कि चेक्स इन हैंड अकाउंट बनाते हैं एक तो, या फिर हम कैश में डाल देते हैं, और जब बैंक में जमा कराएंगे तो क्या करेंगे? कॉन्ट्रा। अब जैसे यहां पे देखो क्या लिखा है, ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। 4 जनवरी को चेक मिला है 600 रुपए का, ये कहां रिकॉर्ड करोगे? कैश कॉलम में। फिर 7 तारीख को लिखा ही पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनीज चेक, तो 7 तारीख को क्या रिकॉर्ड करोगे? कॉन्ट्रा। तो एक काम करो, शुरू हो जाओ, मैं 2 मिनट आराम करके शुरू होऊंगा। आई एम गिविंग यू अ हेड स्टार्ट, आप करिए, कॉलम बनाइए। कॉलम मैं आपके साथ बना लेता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, पेज नंबर 2.111। इसमें
बनाओ बनाओ। बस एक बार ये कर लें, डेबिट, क्रेडिट, डेट, रिसीट्स। ऑब्वियसली थोड़ा कॉलम का साइज छोटा करना पड़ेगा, ज्यादा कॉलम आ रहे हैं ना। डिस्काउंट, कैश और बैंक। जिसको कॉन्ट्रा एंट्री में एलएफ लिखना हो, रिसीट में ही साइड में ब्रैकेट में लिख लेना। एलएफ तो बनाया नहीं है ना हमने, अगर तुमने बनाया तो अलग बात है, अच्छी बात है। चलिए शुरू हो जाइए। क्लियर हुआ? करो करो फटाफट करो।
हो गया। चलो, चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विद कैश 20,000। क्या डेट थी? जनवरी 1 टू कैपिटल 20,000। फिर 3 जनवरी को पेड इनटू करंट अकाउंट 19,000। तो यहां पे टू कैश आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री यहां पे 19,000। 3 जनवरी को बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री 19,000। फिर ही रिसीव चेक फ्रॉम कृति एंड कंपनी ऑन अकाउंट 600। तो 4 जनवरी को टू कृति एंड कंपनी 400 रुपए लिखेंगे, सॉरी 600 है ना, 600 रुपए लिखेंगे, लेकिन कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है, क्वेश्चन में ऐसा बोला हमें। और फिर 7 तारीख को वही हमने कैश कहां जमा करा दिया? चेक कम जमा करा दिया बैंक में, तो कॉन्ट्रा हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू कैश कॉन्ट्रा 600। और यहां 7 जनवरी को बाय बैंक कॉन्ट्रा 600। फिर उसके बाद ही पेज, अच्छा फिर ये आ गया, ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट 20, 330 रुपए है। तो 12 जनवरी को बाय रतन एंड कंपनी कितना डिस्काउंट मिला? 20 रुपए का। और कैश पे किया, चेक पे किया, तो बैंक कॉलम में आ जाएगा 330 रुपए। ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत ना है। फिर उसके बाद त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट 475, डायरेक्टली बैंक में पैसा आया फिर ये 475। तो 12 तारीख टू त्रिपाठी एंड कंपनी सीधा बैंक में आएगा 475। फिर आगे ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वार्शी है ये, अबे हट जा, ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वार्शी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट 35 रुपए, 450 रुपए प्राप्त हुए। तो ये 15 जनवरी को हुआ है टू वार्शी। अच्छा चेक मिला है, लेकिन वो रिकॉर्ड कैश में होगा, और 35 रुपए का डिस्काउंट है ना, 450 रुपए का चेक है। अब जब ये हमें बताएंगे कि भैया हमने वो चेक जमा करा दिया है, तब हम कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? ही रिसीव्स कैश 75 रुपए एंड चेक 100 रुपए फ्रॉम कैश सेल्स 20 जनवरी। करो मेरे साथ करो। टू सेल्स कितने रुपए कैश मिला और कितने रुपए चेक मिले? अब देखो, इसको चेक मिला है 100 रुपए का और कैश मिला है 75 रुपए का, लेकिन जब हमें चेक मिलता है हम रिकॉर्ड तो पहले कैश में ही करते हैं, तो यानी पूरा 175 रुपए हम कहां रिकॉर्ड कर लेंगे? कैश में। तो यहां 175 रुपीज। ठीक है, फिर वो आगे कह रहा है ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्स ऑन 15th एंड 20th। तो मतलब ये जो 1000 रुपए हैं, इस 1000 रुपए में ये वार्षी वाला 450 का चेक भी है और ये कैश सेल का 100 रुपए का चेक भी है। तो हमें अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग है ये 1000 रुपए में, तो कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे। तो यानी 25 जनवरी को टू कैश बैंक में 1000 रुपए आ गए, और यहां 25 जनवरी को बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री कैश से 1000 रुपए चले गए।
अब फिर यहां देखेंगे, ही पेज फॉर कैश परचेजेस 275 रुपए 27 जनवरी को, तो बाय परचेजेस कैश कॉलम में 275 और यहां पे 30 जनवरी को ही पे सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश 50 रुपए, तो 30 जनवरी को बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस कैश कॉलम में 50 रुपए। अब हमें बैलेंसिंग करनी है, तो 31 जनवरी को करेंगे। डिस्काउंट कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे? नहीं, इसका सिर्फ टोटल लिख देंगे, इधर मात्र 35 रुपए और उधर मात्र 20 रुपए। अब जरा कैश कॉलम का डेबिट साइड जोड़ लेते हैं। 20,000, 600, 450, 175, 21,225 और इधर का भी जोड़ लें, 19,600, 475, 1,000, ये हो गया 21,075, 21075। सेम बैलेंस यहां आने चाहिए और यहां पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 21225, 21075। अच्छा, अब देखो 21225 में से माइनस करूंगा कैश कॉलम की क्रेडिट के आइटम्स 19 माइनस 600 माइनस 1,000 माइनस 275 माइनस 50 रुपए, 300 रुपए बचे हैं कैश। और इधर 21,075 में से माइनस करूंगा बैंक में पेमेंट तो सिर्फ एक ही गई है, 21,075 में से 330 रुपए की पेमेंट गई है रतन एंड कंपनी को, तो बैंक में मेरे पास 20,745 रुपए बचे। यानी अगर अगले महीने की बात करें 1 फरवरी को, आप क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिस्काउंट में तो कुछ नहीं लिखेंगे, कैश में कितना बैलेंस? 300 और इधर 20,745। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो हमें 4 टाइप की कैश बुक करनी थी, जिसमें से हमने 3 तो कर ली। कौन सी कैश बुक हो गई? सिंपल, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। अब रह गई है पेटी। पेटी नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर रेक्टिफिकेशन शुरू करेंगे। आप लोग कोशिश कर लेना, अगर हो पाए तो, कि लास्ट क्लास की एक वीडियो ले लेना इनसे, फर्स्ट वाली, और वो देख के आना, थोड़ा उससे ना रेक्टिफिकेशन में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, शुक्रिया।